अपने फोटो ही नहीं आ रही। अपन बैठक शुरू करते हैं सर। जिनके अनम्यूट है वो म्यूट कर ले रहा है और मीटिंग शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को जय संघ शक्ति। आज अपन पिछले 2-3 सप्ताह से जो अपन वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, उन वेबिनार्स के तहत आज ये वेबिनार आयोजित की जा रही है। पहले दिन अपन ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में की थी एक संडे को। उसके बाद अगले संडे को अपन ने आईटी क्षेत्र के लोगों के साथ वेबिनार की थी। पिछले संडे को छात्रवृत्तियों से संबंधित वेबिनार की थी। आज की जो वेबिनार है वो पशु चिकित्सा शिक्षा एवं जो पशु विज्ञान है उसके तहत क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या रोजगार के अवसर हैं, इस विषय पर वेबिनार आयोजित की जा रही है। और आज की इस वेबिनार में अपने जो मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ हैं खूब वरिष्ठ जन हैं, सम्मानित व्यक्ति, जिनमें डॉक्टर आर.के. सिंह जी साहब हैं जो डीन और चेयरमैन हैं फैकल्टी कॉलेजेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के आप डीन हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनके साथ ही ए.पी. सिंह जी हैं, डायरेक्टर क्लिनिक्स एंड मेडिसिन, हेड मेडिसिन डिपार्टमेंट, वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर। इसके साथ ही ठेठ बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने यहाँ नागौर के ही हैं, अभी पटना में वहाँ कार्यरत हैं, डॉक्टर वीर सिंह जी राठौड़। आप भी डीन हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में डीन है वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, वेटनरी यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं जो हमारे यहाँ बीकानेर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इंचार्ज हैं लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर बीचवाल यूनिवर्सिटी बीकानेर, वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर से। आप चारों हमारा पशु चिकित्सा शिक्षा और उससे संबंधित जितने भी अवसर हैं, रोजगार की क्या क्या संभावनाएं, इन सब विषयों पर अपनी बात कहेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो आप लाइव कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे जो लाइव चल रहा है उसमें अपने प्रश्न वगैरह भेज सकते हैं। ऐसा कोई प्रश्न होंगे तो आपसे हम निवेदन करेंगे, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं सबसे पहले नरेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि आज का जो ये अपना कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं और इसके साथ ही साथ जो प्रवेश परीक्षा, जो प्रवेश का प्रोसेस है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। नरेंद्र सिंह जी साहब। नरेंद्र सिंह जी। जय संघ शक्ति। जय संघ शक्ति। आज का हमारा कार्यक्रम है पशु चिकित्सा शिक्षा अवसर एवं आयाम। तो इस विषय में मैं सर्वप्रथम आप सबसे पशु चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या विषय हमारे पास होगा तो हम इसमें प्रवेश ले सकते हैं, क्या हमें परीक्षाएं देनी पड़ेगी, इस विषय में मैं थोड़ा सा आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। हमारे 10वीं कक्षा पास करने के बाद में, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में 11वीं में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही इस राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम, जिसको BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री नाम से जाना जाता है, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ये 3 विषय के साथ 11वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और इस हेतु एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि प्रतिवर्ष जून माह में आयोजित की जाती है। इस बार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इस परीक्षा को जून की बजाय अगस्त में आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो कि 9 अगस्त को होनी है। प्रत्येक वर्ष मार्च माह में इस हेतु एक विज्ञापन दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में निकाला जाता है। साथ ही राजूवास की वेबसाइट, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, शॉर्ट नेम में राजूवास नाम से जाना जाता है, तो इसकी वेबसाइट rajuvaas.org पर इस विज्ञापन का विस्तृत लेखन दिया जाता है, जिसमें राजस्थान या संपूर्ण भारत के छात्र देख सकते हैं और इस परीक्षा में प्रवेश हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इस परीक्षा के लिए सेंटर बीकानेर और जयपुर
2 जगह राजस्थान में सेंटर आयोजित किया जाता है और वहाँ परीक्षाएं ली जाती है। और उस परीक्षा में मेरिट में जो छात्र आते हैं उनका प्रवेश राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के 3 राजकीय महाविद्यालय हैं। एक जयपुर में है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, एक बीकानेर में कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, और तीसरा उदयपुर में कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस नवानिया वल्लभ नगर में। तो ये 3 सरकारी क्षेत्र के महाविद्यालय हैं और 3 ही प्राइवेट क्षेत्र के, जिसमें एक सीकर में है अरावली वेटनरी कॉलेज, एक चोमू में है और एक जयपुर में जामडोली में अपोलो वेटनरी कॉलेज। तो ये 3 प्राइवेट क्षेत्र के कॉलेज हैं। इन 6 कॉलेज में प्रवेश इस परीक्षा के माध्यम से होता है। इसके अलावा आईसीआर की वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के थ्रू 15% सीटें तीनों महाविद्यालयों में, तीनों सरकारी क्षेत्र के महाविद्यालयों में आरक्षित हैं। तो ये 15% सीटें हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अपनी परीक्षा अलग से ना लेकर नीट के थ्रू ये 15% नीट का एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, तो उसकी मेरिट से ये 15% सीटें इन तीनों महाविद्यालयों में आवंटित करता है। तो ये डिग्री करने के पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हैं, उसके बाद में पीएचडी डिग्री ले सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए भी जो हमारी बीवीएससी एंड एज डिग्री है उसको उत्तीर्ण करने के बाद एक परीक्षा प्री एग्जाम आयोजित किया जाता है, प्री पीजी टेस्ट, वो भी विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। और इसमें तीनों सरकारी महाविद्यालयों में, इनमें पीजी के लिए प्राइवेट महाविद्यालयों में सीटें नहीं है, तो तीनों सरकारी महाविद्यालयों में पीजी के एडमिशन लिए जाते हैं और पीजी के पश्चात आप पशु चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भी जा सकते हैं और अनुसंधान क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और ग्रेजुएशन करके आप मूक पशुओं की सेवा का क्षेत्र और अवसर चुन सकते हैं। तो आगे विस्तार से हमारे सीनियर डॉक्टर एपी सिंह साहब आपको बताएंगे अवसरों के बारे में, और डीन साहब बताएंगे, और वीर सिंह जी साहब भी आपको विस्तार से कुछ बताएंगे। एपी सिंह धन्यवाद। साहब, एपी सिंह साहब आप फरमाएं। हाँ सर। हाँ सर, एपी सिंह साहब शुरू कराएं। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें सर। अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं सर आप आपके फोन पे जाके एक माइक का चिन्ह आ रहा है, उसको आप क्लिक करें सर। आपके फोन पे एक माइक का चिन्ह आ रहा है। लेफ्ट हो गए सर, लेफ्ट हो गए शायद सर। वो वापिस जुड़े तब तक सर आप वीर सिंह साहब आप फरमाएं। वीर सिंह साहब वो जुड़ रहे हैं वापिस तब तक। होगा जय सिंह शक्ति, माननीय रेवंत सिंह साहब, डीन साहब आर के सिंह जी, डॉक्टर एपी सिंह साहब, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं तो बहुत राजस्थान से बहुत दूर बैठा हूं, हालांकि मैंने राजस्थान से पशु महाविद्यालय से बीवीएससी एंड एच 1983 में किया, बाद में एमबीएससी 1985 में किया और बाद में गुजरात में 34 साल सर्विस की। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर लेके प्रोफेसर हेड, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर तक वहां सर्विस की। अभी 4 महीने पहले मैंने वीआरएस लेके और यहाँ बिहार में ज्वाइन किया, डायरेक्टर रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन कम डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है। तो ये मेरे लिए एक नया है, लेकिन आपको बताऊं कि कैसे आप वेटनरी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। पशु सेवा प्रभु सेवा है। आज आप देखेंगे कि मेडिकल में जरूर जाते हैं, लेकिन मेडिकल में इतने प्रोफेशन, इतने जॉब्स नहीं है, एवेन्यूज है जितने कि वेटनरी में है। आज मेडिकल के बाद सीधा वेटनरी का नंबर ही आता है, जिसमें जॉब की पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलती है। जॉब तो मेडिकल में नहीं मिलते, लेकिन वेटनरी में जॉब मिल जाते हैं। इस फील्ड में अगर आप लोग
12वीं दे करके और ये वेटनरी के लिए एग्जाम दें, जैसे बताया नरेंद्र शाह ने, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि वेटनरी में कम से कम आपको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो एंटरप्रेन्योरशिप के इतने आपके मतलब हैं कि आपको किसी को की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आप दूसरों को नौकरियां देंगे। आप इतने एंटरप्रेन्योरशिप के हैं जो आज स्टार्टअप जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उस चीजों में देखते हैं तो यहाँ छोटी छोटी चीजें, आप छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करेंगे तो भी आपको गवर्नमेंट की तरह से सहायता मिलेगी और अपने आपको तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने परिवार के साथ में दूसरे गांव के लोगों को भी या आसपास के लोगों को भी नौकरियां देंगे। लेकिन जो मास्टर बीबीएससी एंड एच करके अगर आगे बढ़ते हैं, वैसे आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि वेटनरी डॉक्टर ही बीबीएससी करके बनता है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर के अलावा बहुत सी नौकरियां ऐसी है जो दूसरे किसी फील्ड में नहीं मिलती। आप मतलब आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, रेवेन्यू सर्विस में भी जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, बीएसएफ में भी जा सकते हैं, इंटेलिजेंस में भी जा सकते हैं। मतलब इस तरह आपको कितनी गवर्नमेंट की नौकरियां मिलती है। साथ में प्राइवेट सेक्टर तो बहुत खुला है आपके लिए। डेयरी तो बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसके अलावा आप बहुत से मतलब प्राइवेट सेक्टर में फीड फैक्ट्री है और ये जो आजकल पेट के लिए फूड है, ये इस तरह के बहुत मतलब अच्छे व्यवसाय है जिसमें आप लोग लग सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत बड़ा फील्ड खाली पड़ा है जो कि बड़े बड़े सिटी में लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होती है, पर मंथ लाखों रुपए कमा रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरे उनके साथ में जो व्यवसाय कर सकते हैं, डॉग की एसेसरी है या दूसरे मतलब उनके जो मेडिसिन के हैं या ऐसे स्टोर खोले जा सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा, आपको नहीं आप अपने घर को भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप बैंक से लोन लेके आप डेयरी या पोल्ट्री जो भी आप पोल्ट्री खोलना चाहते हैं उसमें आपको ये नाबार्ड और दूसरे बैंक्स अच्छे लोन देते हैं जिसमें 70% वहां से मिलते हैं, 30% आपको लगाना होता है और इसमें सब्सिडी भी होती है। लेडीज के लिए तो और ज्यादा उसकी रियायत मिलती है। इसके अलावा आप जो भी अगर देखें तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में इतने फार्मा के अलावा दूसरी जो कंपनियां आ गई है, दूसरे जो जॉब्स मतलब आप ये बैंक के सेक्टर देख लीजिए, कोई भी बैंक में आपको एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के जॉब मिलेंगे, पहले एलआईसी इंश्योरेंस में सेक्टर में मिलते थे। इसी तरह दूसरे जो फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आपको लगता है इवन वर्ल्ड लेवल की जो बॉडीज है हमारी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रेफ्यूजीज, मतलब जहां भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने आप को लगा सकते हैं। आपको सिंपल बीबीसी एंड एच नहीं करना है, आगे मास्टर्स करना है। मास्टर किसी भी आप सब्जेक्ट में करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर साइंटिस्ट के अच्छे जॉब मिलेंगे। और इसी तरह अगर एमबीए कर लेते हैं, एमबीए करेंगे तो एमबीए करने के बाद तो आपका बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आज की तारीख में जो हमारे को जो जॉब एवेन्यूज मिलते हैं वेटनरी प्रोफेशन में, वैसे जॉब एवेन्यूज दूसरे में नहीं मिलेंगे। इसलिए हम हमारे जो भी है नई जनरेशन के लोग उनको यही कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करें। और जैसा मैंने बताया कि भाई जॉब लेना नहीं, जॉब देना है हमको। इस तरह के इंडस्ट्री हमको शुरू करनी है। आज देखिए गोट का मिल्क आपने देखा डेंगू के टाइम 2000 रुपए लीटर बिकता है। इसी तरह अगर बॉम्बे में देख रहा हूं मैं कि 100-200 रुपए लीटर तो वैसे ही मिल रहा है। देसी गाय का मिल्क भी 100 रुपए लीटर मिल रहा है। मतलब आप एक छोटा सा भी अपना व्यवसाय शुरू करें, उसका मार्केटिंग खड़ा करें। एक्चुअल में क्या है, जो किसान पैदा करता है उसके लिए मार्केट नहीं होता, तो वेटनरी उसमें हेल्प कर सकता है और वो उसको डबल और वैल्यू एडिशन करके उसको अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो फील्ड तो बहुत है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब वेटनरी डॉक्टर मतलब सिर्फ एनिमल ट्रीटमेंट। मैंने आज दिन तक एनिमल ट्रीटमेंट का काम ही नहीं पढ़ा, मैं साइंटिस्ट रहा, पढ़ाने का ही काम हुआ, तो आगे अभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इसलिए अगर आप पशु सेवा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दिमाग में न रखें कि पशु का ही ट्रीटमेंट करना होता है वेटनरी में, ऐसा नहीं है। इसमें इतनी ब्रांचेज, इतना वो है कि आपको जॉब तो मिलेंगे ही मिलेंगे और अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। आज डीआरडीओ में भी हमारे वेटनरियन लगे होते हैं, आईसीआर में भी हमारे हैं, आईसीएमआर में भी हमारे वेटनरियन जो काम करते हैं। तो इसलिए आप हर सेक्टर में जा सकते हैं, तो आपके लिए भविष्य बहुत उज्जवल है वेटनरी प्रोफेशन में। पता है, इसके लिए एडमिशन लें। थैंक यू। अवधेश प्रताप सिंह साहब जुड़ गए हैं। मैं आपसे निवेदन ये करूंगा सर कि जैसे आपने बताया इतने सारे जो संभावनाएं हैं, नरेंद्र सिंह साहब ने बताया कि ये प्रवेश होता है, तो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं
12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कौन से होंगे, पीजी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में एपी सिंह साहब फरमाएं। एपी सिंह साहब। सभी को वेबिनार से जुड़े हुए सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर। आ रही है। अब मैं सर्वप्रथम वेटनरी की इम्पोर्टेंस कब से स्टार्ट हुई है और क्या इम्पोर्टेंस है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वैसे वीर सिंह जी ने काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं, पर फिर भी मैं आपको इन सब चीजों से अवगत कराता हूँ। जो वेटनरी का प्रोफेशन है, सबसे पुराना प्रोफेशन है ये। और अगर हम अथर्ववेदा को देखें तो करीब 1500 और 1500 से लेकर 500 BC तक ये जो हॉर्स मैनेजमेंट है या एलिफेंट का मैनेजमेंट है, उनके हेल्थ का, उनके केयर का जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। और मतलब कहने का मतलब है कि हम इस वेटनरी प्रोफेशन को सिंपल ये नहीं कह सकते कि ये वेटनरी का प्रोफेशन है या पशुओं का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें, जो अशोका रिजीम था, जो अशोका साम्राज्य था, उसमें सबसे पहला वेटनरी का हॉस्पिटल बनाया गया था। तो कितना पुराना रजीम था और कब से हॉस्पिटल ये चल रहे हैं। जो पहला ट्रेनिंग स्कूल था, जैसे 1862 में करीब करीब पूना में बनाया गया था ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रोफेशन बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, समाज को बहुत सारी सेवाएं दे रहा है। जैसे 1882 में जो पहला वेटनरी कॉलेज लाहौर में खोला गया था, ऐसे ही अगर हम देखें तो बॉम्बे में या मुंबई जिसको अभी कह रहे हैं हम, 1884 में खोला गया था। बंगाल में 1893, मद्रास में 1902 में, बिहार में 1930 में। और अभी हम देखें तो इंडिपेंडेंस के समय, जब इंडिपेंडेंस भारत को मिली थी, तो उन दिनों करीब करीब 9 वेटनरी कॉलेज हिंदुस्तान में कार्यरत थे। और इस प्रोफेशन से जो, जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 4 से 5% नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सपोर्ट है इसमें। और ये ड्राफ्ट पावर इन द सेंस कि जो खेती बाड़ी में जो पशु को काम में लाया जाता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। रूरल जो खेती, अभी ट्रैक्टर तो सर आपको खैर फिर भी ट्रैक्टर से होने लगी है, पर फिर भी बहुत सारी जगह ड्राफ्ट पावर, बैल को, ऊंट से, इन सब से भी खेती की जा रही है। उसमें भी बहुत सहयोग है वेटनरी का, यानी कि मैन्योर इससे बहुत सारा मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाखों आदमियों के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो रखी है। और जैसा कि अभी वीर सिंह जी साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट में, रिसर्च में, इन सब के अलावा बाकी और जो दूसरे सेक्टर हैं, जैसे ह्यूमन हेल्थ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ड्रग डेवलपमेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स की इंडस्ट्री है, टीचिंग एंड रिसर्च सेक्टर है, इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे BSF है, ITBP, शॉर्ट सर्विस कमीशन और SSB बोर्ड, CRPF, इन सभी में इन सबका बहुत योगदान है। तो समाज में जो कई लोगों की धारणा ये बन गई है कि मेडिकल प्रोफेशन ज़्यादा बढ़िया है बशर्ते कि वेटनरी प्रोफेशन से, पर मेरा मानना ये नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन की कुछ अपनी एक सिर्फ आदमियों को डील करते हैं वो, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कि हम लोग जा सकते हैं। तो जब हम ये सोचें कि इसमें जाना है तो उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। अभी हाल ही में करीब मैं आपको जानकारी दूं तो 8 वेटनरी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं पूरे इंडिया के अंदर, और करीब 37 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें कि IVRI इज्जत नगर और NTRI करनाल कार्यरत हैं। इन सब को देखते हुए वेटनरी काउंसिल एक्ट 1984 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, जिसमें कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेटनरी की एजुकेशन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे लागू किए जाएं। इसलिए 1984 में इसका गठन करना पड़ा ताकि एजुकेशन सारे हिंदुस्तान में एक जैसी सबको इम्पार्ट कर सकें। और जहां तक एडमिशन का सवाल है, नरेंद्र सिंह जी ने जैसे कि बताया आपको, 10वीं के बाद जब 12वीं आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 12वीं क्वालिफाई करने के बाद 18 कम से कम 18 साल का बच्चा होना चाहिए जो कि इसमें अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है करीब 25 साल है अप्लाई करने के बाद में। और अभी जो हम देखें तो 5 साल का इसमें कोर्स चल रहा है। करीब 14-15 सेक्टर हैं जहाँ पे हम वेटनरी के बच्चों को भेज सकते हैं या बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे उसमें जा सकते हैं। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का। अब उसमें जब डिग्री बच्चा कर लेता है, MBSc रेगुलेशन के बाद में डिग्री जैसी हो जाएगी उसको, तो BVC एंड AH मिनिमम रिक्वायरमेंट है,
उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के लिए। तो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होता है, जो सबसे पहली पोस्ट दी जाती है वेटनरी डिग्री प्राप्त करने के बाद में, वो है वेटनरी अफसर या वेटनरी सर्जन। कई जगह वेटनरी सर्जन की उसको डेजिग्नेशन कर रखा है, कई जगह उसको वेटनरी अफसर का ग्रेड रिक्रूटमेंट का नाम दे रखा है। हाल ही में मैं जानकारी दूं तो करीब 12/10/19 को एक विज्ञापन निकला था आरपीएससी का, जिसमें करीब करीब 900 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने पोस्टों को एडवर्टाइजमेंट किया था। एक तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, पीसीडीएफ जिसको बोलते हैं। इसमें एनिमल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। फार्मर जो दूध प्रोड्यूस करते हैं उनको एक कलेक्शन सेंटर डेवलप किया जाता है, उसमें दूध अपना फार्मर उनको दे सकता है, और फैट के माध्यम से फैट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। तो इसमें एक फायदा यह है कि इसमें जो भी डॉक्टर्स जो अपॉइंट करते हैं उसमें वो एक्सटेंशन एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, कि कैसे रख रखाव करें, पशु को कैसे मैनेज करें, बीमारी हो जाए तो उसका कैसे देखभाल करें, और दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ये सारी जानकारी इनको दी जाती है। और हेल्थ चेकअप भी किया जाता है, साथ में कभी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो ट्रीटमेंट भी करते हैं इसमें। तो इसके भी सोसाइटीज छोटी छोटी जहाँ जहाँ बनी हुई हैं वहाँ पे दूध का कलेक्शन सेंटर हो सकता है, और वो कर भी सकते हैं। और लोग चाहें तो अपनी एक खुद की मतलब कोई एक एनजीओ ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व होकर एक सोसाइटी को बना सकता है, तो एज ए एनजीओ भी हम इसमें काम कर सकते हैं। फिर जैसा कि वीर सिंह जी ने बताया, एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत सारी जगह। हम चाहें तो जैसे यंग वेटनेरियन है, हार्ड वर्किंग वेटनेरियन है, तो वो एक वेटनरी क्लिनिक खोल सकता है। क्लिनिक में 2-3 लोगों को भी रख सकता है, वो खुद भी ट्रीटमेंट कर सकता है, उससे भी काफ़ी अर्निंग होती है। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उसमें जैसे बड़ी बड़ी जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे काफ़ी लोग अच्छी 60-60 हज़ार, 1-1 लाख 1.5 लाख की इनकम पर डे की भी कर लेते हैं। यहाँ तक कि मतलब दिल्ली में जैसे कई जगह मैं जानता हूँ 2 लोगों को, वो लाख 1.5 लाख रुपए की पर डे की इनकम करते हैं इससे। और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वेटनेरियन को उन्होंने अपॉइंट भी कर रखा है, और इससे वो ट्रीटमेंट चलता रहता है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में कैनाइन ब्रीडिंग है, वो भी एक बहुत बड़ा आयाम है। उसमें भी डॉग की ब्रीडिंग करके आजकल डॉग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आईटीबीपी वाले रखते हैं, बीएसएफ वाले रखते हैं, आर्मी वाले रखते हैं, एयरफोर्स वाले रखते हैं। तो अच्छी जो पेडिग्री पॉप्स होते हैं उनको ये सब एजेंसीज खरीद लेती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो पर्सनल लोग रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो इसकी सेल भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, और काफ़ी इनकम इससे भी जनरेट की जा सकती है। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो वेटनरी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो ड्रग डेवलपमेंट के लिए रखती हैं, ड्रग रिसर्च के लिए रखती हैं। और बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो उनको एज ए एमआर या सोशल रिप्रेजेंटेटिव कह दो, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कह दो, या सेल्समैन कह दो, उनको भी रखते हैं, मार्केटिंग भी कराते हैं ड्रग्स की। और कई जगह तो देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी वैक्सीन बनाती हैं कंपनीज, उसमें भी वेटरनरी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। अब जब ऐसी स्पेसिफिक जगह जाते हैं तो उसमें देखा यह गया है कि प्राय जैसे वैक्सीन है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का आदमी होना चाहिए, पीजी होनी चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, या ये सब चीज़ें डिग्री के बाद ऑब्टेन करके ये सब चीज़ें उसमें कर सकते हैं। इसके बाद फिर जैसे 5वां है रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स, आरवीसी जिसको बोलते हैं। ये इंडियन आर्मी का एक ग्रुप है जो कि वेटनरी ग्रेजुएट्स को लेता है, और उसमें जो रिमाउंट वेटनरी सर्विसेज है उनके लिए ये काम करते हैं। वेटनरी ग्रेजुएट्स इसमें सिलेक्शन के बाद में इसका सिलेक्शन सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। अब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन भी हो सकता है, ये इसके बाद इसको लॉन्ग सर्विस कमीशन भी के थ्रू से जा सकते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो करीब 5 दिन 5 दिन तक चलता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। तो वो उसकी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी की जानकारी कभी आप चाहेंगे तो उसको भी दी जा सकती है, और बाकी दूसरी जगह से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी वेटनेरियन की काफ़ी डिमांड रहती है। वीर सिंह जी ने भी काफ़ी बताया, जैसे आईटीबीपी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और एसएसबी है। ये सभी लोग डॉग्स को, एक पॉइंट को यहाँ रखते हैं, एनसीसी है। ये सब भी सारी जगह वेटनेरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये सब वही मेंटेन करते हैं, वही सब देखभाल करते हैं। और तो इसकी भी अगर आप देखें तो टाइम पे जैसे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ये भी अपना विज्ञापन निकालते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाते हैं, उसमें बुलाते हैं, फिजिकल चेकअप करते हैं। तो जो बच्चे इस टाइप की नौकरी में आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में या बीएसएफ में जाना चाहें
तो मैं इसके लिए आपको एक जानकारी और दे दूं, तो वो 2-3 चीजें पहले फिजिकली चेक करते हैं। जैसे 100 मीटर की रेस कराई, तो उसका उन्होंने टाइम एक सेट कर रखा है कि 16 सेकंड में अगर जो आदमी पूरा कर लेगा उसको वो आगे उसके लिए बुला लेते हैं। फिर ऐसी लॉन्ग जंप है, करीब 3.5 मीटर की करीब होनी चाहिए। शॉर्ट फुट है 7.26 का, 4.5 मीटर तक फेंकना चाहिए। 800 मीटर की रेस 3 मिनट करीब 45 सेकंड में पूरी करनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप कर पाएंगे तो उसमें जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ऐसे बैंक का सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक भी लोन्स प्रोवाइड करती हैं। जब लोन्स का प्रोविजन होता है तो उसमें हेल्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना, किसको देना है किसको नहीं देना है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज भी है जो बैंक ने जिसको अप्रूव कर दिया, जो आदमी ने खरीद लिया, इंश्योरेंस कंपनीज उसमें इंश्योरेंस करती हैं उसको, और उनके एक सेट क्राइटेरिया हैं उसमें कैसे इंश्योरेंस होने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो भी सब वेटरिनरियन ही करते हैं काम। फिर ऐसी प्राइवेट पोल्ट्री प्रोडक्शन और डेयरी फार्म्स, ये बहुत बड़ा वेंचर है। इसमें आप तो कर ही सकते हैं, आपके अलावा बैंक से लोन लेके 4-6 लोगों को और इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसी पोल्ट्री फार्म पे भी आप बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अर्निंग आप इसमें कर सकते हैं। ऐसी स्टड फार्म्स हैं, रेस कोर्स है, इन सब जगह भी वेटरिनरियन की जरूरत पड़ती है। तो हाईली क्वालिफाइड लोग रखते हैं। ये डिग्री करने के बाद में पीजी वगैरह कर लें तो उसमें भी काफ़ी आप भाई ये रोचक चीज़ें हैं, इसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती हैं, हैचरीज की लेबोरेटरीज होती हैं। फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें भी वेटरिनरियन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे भी आप डायग्नोस्टिक वर्क के लिए जा सकते हैं। फिर जू एंड नेशनल पार्क हैं। जैसे जू में, नेशनल पार्क में, ये तो वैसे गवर्नमेंट सेक्टर के ज़्यादातर हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है। पर बहुत सारी जगह जू में वेटरिनरियन को जू अथॉरिटीज़ ही अपॉइंट करती हैं। तो वहाँ भी अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सेक्टर खुला हुआ है। फिर स्लॉटर हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्लॉटर हाउसेज उन्होंने खुद के खोल रखे हैं। वहाँ पे मीट इंस्पेक्शन के लिए वेटरिनरियन की ज़रूरत पड़ती है, और जो बाई प्रोडक्ट्स को जो पैक करते हैं उसको भी चेक करके पैक कराने में वेटरिनरियन की ज़रूरत पड़ती है। फिर टीचिंग, ये जो स्लॉटर हाउसेज की जहाँ बात की मैंने, ये प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो गवर्नमेंट के म्यूनसिपल बॉडीज़ के जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ पे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी ये आदमी जा सकते हैं। और इसके अलावा टीचिंग है, रिसर्च है। जैसे कि मैं खुद ही टीचिंग में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व हूँ। शुरू से एज असिस्टेंट प्रोफेसर जब मैंने ज्वाइन किया था तब ऐसे टीचिंग थी। पर जब आजकल 2021 से यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, उसमें गाइडलाइन में ये कहा गया है कि पीएचडी पहले आप करें, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये नया डेवलपमेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आप जब भी कभी 2021 के बाद से या 2021 से रिक्रूटमेंट नया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या टीचिंग के लिए, तो उसमें आपको पीएचडी करके ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। उसमें आपको स्पेशल परमिशन जैसे पहले मिल जाती थी पीएचडी के लिए, अब नहीं मिल पाएगी। ऐसी अभी जिसमें टीचिंग और रिसर्च में जाने के लिए यूपीएससी है, आईसीआर की सर्विसेज हैं, उसमें मिनिमम पीएचडी जैसा कि मैंने बताया आप अगर है तो उसमें टीचिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। फिर बहुत सारी जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स जो हैं उनमें भी अब आईसीआर के भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स हैं, साइंटिस्ट की पोस्ट हैं उनमें भी, उसमें भी आप विद पीएचडी करके ही आजकल 2021 के बाद से जा पाएंगे। उसमें भी आपका बहुत अगर अच्छा इंटरेस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसमें रिक्रूटमेंट होते हैं। पैथोलॉजी में है, जैसे मेडिसिन में है, जिसमें एलपीटी वगैरह में है, फिजियोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में है, एनिमल ब्रीडिंग जेनेटिक्स में है। इसमें आप डिग्री वगैरह करने के बाद में, पीजी या पीएचडी करने के बाद में, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, आप जा सकते हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं, अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट में मैंने बताया, सेंट्रलाइज सेक्टर्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इन सब में अपना एक मानस बना सकते हैं इसमें जाने के लिए। वेटनरी का जितना मेडिकल का स्कोप है उतना ही, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा आपका वेटनरी जो है स्कोप है, बशर्ते आपकी लगन हो, आप चाहते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं तो उसके लिए मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद एपी सिंह साहब। इतना बड़ा हम लोग ये मानते थे सामान्यतया, और सामान्यतया समाज में यही चर्चा रहती है कि वेटनरी का मतलब केवल पशु चिकित्सा,
ठीक है, लेकिन अब इतने बड़े, इतने सारे क्षेत्र, इतना विस्तारित क्षेत्र है, ये सब लोगों को पता ही नहीं था। आपने इसके बारे में बताया, और भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन जितना सीमित समय में ये बताया जा सकता था आपने फरमाया। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे सीनियर मोस्ट इसमें जुड़े हुए हैं आर.के. सिंह साहब, जो अभी अभी डीन बने हैं। एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से कि अभी अभी आप बीकानेर यूनिवर्सिटी में डीन के रूप में आप प्रोन्नत हुए हैं, प्रमोशन हुआ है आपका, नियुक्त हुए हैं आप। और आप अपने हिसाब से बताएं कि इसमें और क्या संभावनाएं है, किस तरह से हम लोग, जैसे 12th में पढ़ने वाला बच्चा है या 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा है या कोई अभिभावक है, वो इस तरफ किस तरह से डाइवर्ट हो, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं आर.के. सिंह साहब। म्यूट है सर आपका। हाँ सर। सभी को नमस्कार। रेवंत सिंह जी जो आज के इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, मेरे सीनियर माननीय वीर सिंह साहब, डॉक्टर ए.पी. सिंह साहब, मेरे साथी डॉक्टर नरेंद्र सिंह, और इस वेबिनार में इससे जुड़े हुए सभी साथीगण। तो सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से एक अवसर लेना चाहूंगा वीर सिंह सर को शुभकामनाएं देने के लिए। वैसे तो शायद फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैं शुभकामनाएं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार इस वेबिनार के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, एक नया पद संभालने के लिए, नई नई जिम्मेदारी पाने के लिए सर। और हमारी शुभकामना है कि सर आप यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से बहुत आगे तक सर जो है अभी इस क्षेत्र में आप आगे जाएंगे सर। तो इन सब के साथ ही असल में देखिए इस वेटरनरी फील्ड में जितनी भी संभावनाएं हैं, शायद वीर सिंह सर ने और डॉक्टर ए.पी. सिंह जी ने लगभग सारे फील्ड्स विस्तार से बताए हैं जिनमें के एक वेटरनियन का सदुपयोग हो सकता है, जहां वो अपनी सेवाएं दे सकता है। मैं अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखिए वेटरनरी प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और बहुत पुराना प्रोफेशन है। ए.पी. सिंह जी ने उसकी पुरानी हिस्ट्री भी बताई और उन्होंने ये भी बताया कि जब देश आजाद हुआ तो देश में 9 वेटरनरी कॉलेज थे और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पिछली काउंसलिंग हुई है, मेरे अंदाज से शायद 47 या 48 कॉलेजेस के लिए पिछली बार उन्होंने सीटें आवंटित की हैं। तो इतने गुना इजाफा हुआ है वेटरनरी कॉलेजेस में। लेकिन जितनी भी अभी एजेंसीज हैं और जो उनका आकलन है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि अभी भी इस वेटरनरी फील्ड के विस्तार की बहुत ज्यादा संभावना है। अभी भी इसमें 8 से 10% तक ग्रोथ जो है, नंबर ऑफ वेटरनरियंस प्रोड्यूस, उसकी जरूरत है कि इससे और ज्यादा बढ़ाई जाए। अब मैं आऊंगा कि जो भी लोग वेटरनरी फील्ड में आते हैं, मैं एक बहुत साधारण सी बात कहूंगा कि जो ज्यादातर लोग आने वाले, उनमें से बहुसंख्यक वो है जिनका कि वेटरनरी फील्ड पहली चॉइस नहीं होता है। ये एक सत्य बात है, क्योंकि उनकी शुरुआत में हो सकता है किसी दूसरे फील्ड में उनकी जाने की, चाहे परिवार की तरफ से उनके ऊपर दबाव हो या उनकी तरफ से भी हो, लेकिन फर्स्ट चॉइस कम लोगों का ये प्रोफेशन होता है जो कि ये फर्स्ट चॉइस को लेकर के आते हैं कि मुझे वेटरनरी फील्ड में जाना है। अब इससे आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस फील्ड में आ गए हैं तो फील प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन पे गर्व होना चाहिए और आप इस फील्ड के माध्यम से अपनी बहुत सारी ऐसी चीजों को पूर्ति कर सकते हैं जो कि शायद आप दूसरे माध्यम से नहीं कर सकते थे। जैसे अगर आप में एक प्रशासक बनने की क्षमता है तो आप वेटरनरी ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप जो है प्रशासन की जो दूसरी जो परीक्षा है उसमें अपना भाग लीजिए। पिछले जितने भी सर्वेक्षण और आकलन जितने आए हैं
उसमें ये आया है कि टेक्निकल एजुकेशन के जितने लोग बाग हैं उनका अगर प्रतिशत देखा जाए कि जितने लोग उसमें भाग लेते हैं और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन से आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि एक तो उनका फील्ड एक अलग है, दूसरा उनको एक नॉलेज एक अलग तरह की होती है जो कि दूसरे क्षेत्र के बच्चों को नहीं हो पाती है। मोटे तौर पर जब वेटनरी की डिग्री कोई भी छात्र प्राप्त करता है तो मैं अपने हिसाब से उसको 3-4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूं। कुछ ऐसे जॉब है जो कि जिनको हम कोर फील्ड्स कह सकते हैं, जिसमें कि उनका मुख्य कार्य पशु चिकित्सा से संबंधित होता है, चाहे इलाज करना हो या दूसरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज हो, सारी चीजें पशु चिकित्सा से रिलेटेड होती है। दूसरे जो फील्ड है, दूसरी कैटेगरी का जो फील्ड है वो है जिसमें कि हो सकता है कि आप जब उस फील्ड में जाएं तो आपका वेटनरी की शिक्षा से उतना संबंध नहीं रह जाए। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाते हैं तो शायद आपको आगे मौका नहीं मिलेगा किसी वेटनरी फील्ड के साथ बहुत ज्यादा जुड़ने का। हो सकता है कि कहीं संभावना बन जाए। ऐसे ही अगर आप एमबीए करके अगर दूसरी उसमें जाते हैं तो भी एक संभावना रहती है कि आपका एक और फील्ड है वो पीछे छूट जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हम इस एक डिग्री को एज ए जंप बोर्ड यूज कर सकते हैं अपने आगे प्रोफेशन के लिए। इसके आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है वो है एक टीचिंग फील्ड, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ वेटनरी यूनिवर्सिटीज पिछले कुछ समय से काफी बढ़ रहा है। तो इसमें भी एक अपार संभावनाएं हैं जिसमें कि इस फील्ड में जाने के लिए। चौथा जो मेरे हिसाब से एक फील्ड बनता है वो है एक रिसर्च का। रिसर्च एवेन्यूज वेटनरी फील्ड में बहुत ज्यादा है, जिसमें कि विश्वविद्यालय है जहां रिसर्च विंग्स हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये जो कोविड महामारी फैली है उसके जब से लोगों में जूनोटिक डिजीजेस के बारे में, जो कि बीमारियां जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ी है, उसके बाद में वेटनरियंस की डिमांड भी निश्चित रूप से आगे और बढ़ेगी अनुसंधान के क्षेत्र में, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस तरह की महामारियों और बीमारियों को रोकथाम करने में। उनके चाहे वैक्सीन बनाने का वो हो। इसके आगे जो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई छात्र बीवीएससी एंड एएच करके एक स्नातक की शिक्षा प्राप्त करके अगर वो आगे के लिए ये चाहे तो पहले वो खुद आत्ममंथन करे कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के कहने से या किसी के दूसरे को देख करके वो वहां सफल हो रहा है इसलिए मुझे भी वहीं जाना चाहिए। अगर एक एंटरप्रेन्योर कोई वेटनरियन है और उसने बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप चला रखी है तो ऐसा नहीं है कि उसको देख करके मैं शुरू करूं। मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर जो सेल्फ मोटिवेटिंग चीजें हैं वो है कि नहीं, उस काम को करने के लिए जो पैशन की जरूरत है मेरे अंदर वो पैशन है कि नहीं, मेरे अंदर जो मैनेजरियल स्किल्स जो उसके लिए जरूरत है वो मेरे अंदर है कि नहीं, या उसमें जो रिस्क एक डेवलप होगा उस रिस्क को लेने के लिए मैं कितना तैयार हूं। तो मेरा ये है कि ये बहुत सारी संभावनाएं हैं फील्ड्स की। ऐसे ही अगर कोई एनडीए या दूसरे प्रतियोगिता के माध्यम से अगर भारतीय सेना में नहीं जा सका और उसकी अगर ये तमन्ना अधूरी रह भी गई, उसने एनसीसी भी किया, उसके बाद में सपोज वो वेटनरी में आ गया, तो वो खुद देखे कि वो जो करेज रिक्वायर्ड है आर्मी के लिए, जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है, जो डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है, अगर वो को लगता है कि ये सारी चीजें मुझ में है तो निश्चित रूप से उसको अपने ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो यहाँ से डिग्री करने के बाद में भारतीय सेना में भर्ती के लिए आगे आए। तो ऐसे ही जो जितने भी फील्ड हैं, चाहे टीचिंग का है, रिसर्च का है, हर एक काम जो है अपना एक अलग एप्टीट्यूड मांगता है। तो आप आत्म मंथन करें कि मेरा एटीट्यूड किस तरफ का है और उसके हिसाब से ही ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं फील्ड में बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा तो वो भी बहुत अच्छा है। कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है जिसमें कि कोई हम ये कहें कि ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है। एनिमल हस्बेंड्री में भी अगर एक बच्चा वेटनरी करके डिग्री करता है तो वो भी डायरेक्टर के पद तक पहुंच सकता है।
एक अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई एक लैब में से शुरू करके अपना कैरियर शुरू करता है तो वो भी हो सकता है कि उस कंपनी के सीईओ के पद तक पहुंच जाए। जरूरत है एक लगन की, एक मेहनत की, अपने आप को पहचानने की। तो ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जो कि शुरू होता है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने तरीके के जॉब के लिए मुझे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है तो ही शुड गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर उसको लगता है कि मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड है, मुझे कुछ इस तरह की संभावनाएं लगती है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वो उसमें फील्ड में जाए। टीचिंग में उसको जाना है, टीचिंग में भी वो ये देखे कि मुझे किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाए, बजाय इसके कि दूसरे को देख करके कि ये लोग इसमें जा रहे हैं या इस फील्ड में सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो क्योंकि एक पैशन का होना बहुत जरूरी है। पैशन का अभी देखिए, एक हमारे यहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर ने सुसाइड कर लिया। ही वॉज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, 3rd ईयर तक ही वॉज डूइंग इंजीनियरिंग, लेकिन उसके अंदर जो एक भावना थी उस फील्ड में काम करने की, उसने 3 साल पढ़ने के बाद भी छोड़ दिया और वहां जाकर के उसने बहुत अच्छा उसमें अपना नाम वो किया। तो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है कि इसमें इतनी वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो करने के लिए है वेटरनरी फील्ड में। जरूरत है बच्चों को अपने आप को पहचानने की, अपने उसको करने की। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, रोज नए फील्ड्स डेवलप हो रहे हैं। आज बहुत सारी चीजें, आज रेडियोलॉजी बहुत वेटरनरी साइंस में डेवलप होती जा रही है। आगे जाके इसमें भी बहुत सारी अपार संभावनाएं बनेंगी। ऑप्थेल्मोलॉजी जैसा फील्ड है, इसमें भी आगे जाकर के एक अलग उसमें विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। ऐसे ही जूनोटिक जो पशुओं से मनुष्य में या मनुष्य से पशुओं में फैलने वाली बीमारियां हैं, इसके ऊपर जितने भी लेबोरेटरीज और ये होंगी, ये एक आगे आने विषय है। अगर किसी का एक इंटरेस्ट है तो ही कैन गो फॉर स्टेट फार्म। स्टेट फार्म पे वो एक्सपीरियंस ले सकता है। इफ ही इज फाइनेंशियली दैट मच साउंड तो अपना एक स्टेट फार्म एस्टैब्लिश करने की सोच सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां के वेटरनरियंस उसमें नहीं घुस सकता है, नहीं जा सकता है। लेकिन जाना है तो अपनी प्रतिभा को देख करके, अपनी इच्छाओं को देखते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए अगर वो करेगा तो हर फील्ड में वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और नाम करेगा अपना। थैंक यू सर। हुकम। एक प्रश्न आया हुआ है कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी? लाइव स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी पशुपालन विभाग निकालता है सर। हाँ सर। और अभी तो शायद कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि बहुत जल्दी में कोई ऐसी ये वैकेंसी निकले, क्योंकि वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की तो निकली हुई है पोस्ट है ना, जिसमें लगभग 900 पोस्ट है वो निकली हुई हैं। लेकिन वेटनरी असिस्टेंट की अभी शायद जल्दी में संभावना नहीं है। दूसरा एक प्रश्न और आया हुआ है सर, यूटीआरसी में पोस्ट वैकेंट है क्या? वीयूटीआरसी? हाँ सर, यूटीआरसी लिखा है। अच्छा, ये इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रशासनिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम लोग मालूम करके डॉक्टर नरेंद्र सिंह को बताएंगे। उसमें अगर जहाँ कहीं भी अगर जगह खाली होगी, एक्चुअली ये 14-15 जगह पर हम लोगों के वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर चल रहे हैं विश्वविद्यालय के। तो अगर कोई स्पेसिफिक किसी एक उसका जरूरत हो तो शायद उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह साहब से मैं वापस एक बार निवेदन करूंगा कि ये जो एडमिशन वाली बात विषय था उसको एक बार आप वापस फरमा दे रहा है, थोड़ा और स्पष्ट कर दे रहा है कि जो ये प्रवेश जो लेते हैं 12वीं के बाद में, उसका क्या प्रोसेस होता है? हुक्म, जय श्री हुक्म। रेवंत सिंह साहब ने भी वापस एक बार कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए बताने को कहा। तो इसमें ऐसा है साहब कि 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में अपने को 11वीं और 12वीं के लिए 11वीं में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ में हमें 11वीं और 12वीं उत्तीर्ण करनी पड़ेगी।
तो इन तीनों विषयों से उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी ही इसकी प्रवेश परीक्षा, वेटनरी में एडमिशन की प्रवेश परीक्षा दे सकता है। तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है हर वर्ष जून में। मार्च में फॉर्म भरे जाते हैं और जून में परीक्षा होती है, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण अभी 30 जून तक अभी भी लास्ट डेट है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो 30 जून तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। उसकी वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है rajuvas.org पर, और 9 अगस्त को इसकी परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है। तो प्रवेश ले सकते हैं जो भी कोई इच्छुक हैं तो। और इसमें प्रवेश लेने के बाद कुछ एक विषय में छूट गया था। हाँ, 30 जून तक डेट है। तो हमारे कोई भी साथी, और इस बार EWS का नया रिजर्वेशन भी, उसमें कुछ सीट आई है, तो जो भी इच्छुक हैं वो इसमें मौका ले सकते हैं। और मैं कुछ भूल गया था साथ में, मेरे संबोधन में विषय कौन कौन से इसमें पढ़ाए जाते हैं वो भी मुझे बोलने थे। तो इसमें वेटनरी बायोकेमिस्ट्री है, वेटनरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ऐसे करके ये 15 सब्जेक्ट में हम BVSC में तो हमें सभी 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन PG और PhD के लिए हमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट का फील्ड चुन के उसमें कर सकते हैं। एक प्रश्न आया नर साहब कि पिछली साल गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ क्या रही थी? पिछली साल एडमिशन में? हाँ सर, एडमिशन में लगभग 75%। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हुक्म। एक्चुअली हमारे साथ AP सिंह साहब जो जुड़े हुए हैं, वो इस प्रक्रिया से कई वर्ष उन्होंने संभाली है इस प्रक्रिया को, शायद इसके बारे में वो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। हाँ सर। हाँ सर, आप फरमाएं AP सिंह साहब, अनम्यूट करें सर। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, और लेफ्ट हो गए, वापस ज्वाइन होंगे। हाँ हाँ, जुड़ गए, फरमाएं सर। हाँ, लगभग हाँ 80%। हाँ सर, फरमाएं। अनम्यूट नहीं हुए हैं सर आप। AP सिंह सर, आवाज अनम्यूट नहीं हुए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं है सर, आप अनम्यूट करें। कोई बात नहीं, वापिस तो जुड़ रहे हैं। और आप में से जो यहाँ मीटिंग में है उनमें से कोई प्रश्न पूछना चाहिए तो अभी भी सर। हाँ, अब अनम्यूट हो गए। AP सिंह साहब फरमाएं। नरेंद्र सिंह जी ने काफी जानकारी दे दी इसमें। मैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट रखते हैं बच्चे, और अभी रिसेंटली 2 साल से बायोटेक्नोलॉजी इसमें और ऐड कर दिया गया है, वो बच्चे अगर 12वीं में पास कर लिए तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज उनकी 18 वर्ष होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त, और मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल की होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। ठीक है, ये तो हो गया रिक्वायरमेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो तो कर सकते हैं, साथ में इंग्लिश होना जरूरी है। अदरवाइज जिसने एग्रीकल्चर ले रखी है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये विशेष ज्ञान रखने की बात है। लोग इसको गलती से फॉर्म भर देते हैं, फिर कहते हैं साहब पैसे कट गए हमारे, हम इसके एलिजिबल नहीं है, पैसे रिफंड करो। वो रिफंड होते नहीं है। एक्चुअली AP सिंह जी, बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। सभी लोग थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में जो RPVT की है, कट ऑफ कितने के आसपास रही है? तो मैं आपको निवेदन करूं, कट ऑफ इसमें हर साल की अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। पर जो जनरल कैटेगरी है उसमें करीब 74 से 75% के आसपास की जाती है। कोई एक आध वर्ष ऐसा रहा है जिसमें 1-2% कम हो गई हो, बाकी जो एवरेज है 74, 75 या 73% के आसपास ही कट ऑफ इसकी जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। सर, एक प्रश्न और आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BVSC कोर्स प्रोवाइडेड बाय राजूवास एंड B एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड बाय ICAR, which is best between ICAR and राजूवास?
राजूवास। जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके हिसाब से वेटनरी बीवीसी एंड एच इज द बेस्ट कोर्स देन द एग्रीकल्चर कोर्स, ओके। क्योंकि जॉब की अपार संभावनाएं हैं उसमें, जॉब की इतनी अपार संभावनाएं नहीं मिलती हैं उसमें, तो इसलिए एग्रीकल्चर से तो वेटनरी फार सुपीरियर है। एक प्रश्न और आया है कि प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? प्राइवेट कॉलेज में प्रोसेस तो यही है, 40% 50% उनकी मैनेजमेंट की सीटें होती हैं, मैनेजमेंट की सीटें वो खुद ही भरते हैं, और वो भरना उनको निर्देश के हिसाब से नीट का दिया हुआ बच्चा हो या आरपीवीटी से पास किया हुआ बच्चा हो, उसमें से वो एडमिशन करते हैं, बाकी खुद का एग्जाम भी लेते हैं वो। और जो स्टेट कोटा सीट्स हैं वो सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से भरी जाती है, 50% सीट जो है। मेरे हिसाब से एपी सिंह जी ने जो कट ऑफ बताई है, शायद ये अपने यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेज इनकी है कट ऑफ डेट। हाँ, लेकिन शायद ये प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ डेट शायद थोड़ी सी और नीचे होगी जाती है उसमें, वहां तो एक्चुअल में काफी नीचे चली जाती है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेमेंट इतना कर नहीं पाते, इसलिए वो उनकी कट ऑफ डेट में कट ऑफ नीचे चले जाते हैं। तो मेरा कहने का वही था कि अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं कुछ पेमेंट करना जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, तो वो शायद उससे काफी नीचे की कट ऑफ तक भी प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हैं, और उनकी भी मान्यता वीसीआई से इन तीनों कॉलेज को मिल चुकी है। एक और प्रश्न आया है सर, थोड़ी डिटेल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर के बारे में बताएं, इसमें क्या प्रोसेसिंग वैकेंट पोस्ट के लिए, क्या प्रोसेस है वैकेंट पोस्ट के लिए? यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर विद्यार्थी के लिए ही बात कर रहे हैं आप शायद। हाँ सर, मैसेज आया है, थोड़ी डिटेल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर के बारे में बताएं, इसमें क्या प्रोसेसिंग वैकेंट पोस्ट के लिए? सभी रिसर्च सेंटर में, जैसे आर के सिंह जी साहब ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे आपको, 2 तरह के रिसर्च सेंटर हैं। एक तो रिसर्च फार्म्स हैं हमारे पास, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च के अंडर में आते हैं। तो क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वही है जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए है, और उसमें आप जैसे एलपीएम का कोई आदमी अगर लगाना है तो उसमें एलपीएम की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, पीजी और पीएचडी भी उसके पास एलपीएम सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कोई एलपीटी का अगर लगा हुआ है तो उसमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री तो बीएससी एंड एच कॉमन है, उसके अलावा वो पीजी उस सब्जेक्ट में होना चाहिए और पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर फील्ड पे लग सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एनाटॉमी की पोस्ट कहीं है या माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट कहीं है, तो माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट के लिए अगर लैब में उसको काम करना है तो पीजी उसको माइक्रोबायोलॉजी में करनी पड़ेगी, बेसिक डिग्री बीएससी एंड एच ही रहेगी। इसके अलावा पीएचडी भी उसको उस सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी में करनी पड़ेगी। तो वो ये सब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन तय की जाती है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शायद ये VUTRC जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, जो मैंने पहले भी बताया, ये निदेशक प्रशासनिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ पशुधन अनुसंधान केंद्र हैं जो हम लोगों के 8 हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी संभावना है अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कि जैसलमेर में चांदन गांव में हम लोगों का एक फार्म है हारपारकर गायों का, और अगर वहां के लिए कोई इंटरेस्टेड हो तो हम लोग उसको वहां लगाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न था उनका, पहले भी यही आया था UTRC के बारे में। तो वहाँ VUTRC तो नहीं है, लेकिन वहाँ LRS है, लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन है, और अगर किसी को वहाँ आवश्यकता हो तो हम किसी को वहाँ लगाने की कार्यवाही करा सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया है सर, जिनके गांव में जिनके पास जमीन है और खेती करते हैं, वे किस प्रकार से वेटनरी के सहयोग से जॉब कैरियर बन सकते हैं? उनके पास क्या विकल्प है? जो गांव में जिनके पास जमीन है और खेती कर रहे हैं, वो वेटनरी के सहयोग से किस तरह से जॉब कैरियर बन सकते हैं? एपी सिंह जी। अच्छा चलो मैं बताता हूँ इसमें, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, बिना लाइव स्टॉक के तो भारतीय कृषि में सर्वाइवल नहीं है। और आपने देखा होगा कि बाकी सब जगह किसान आत्महत्या करता है, पर राजस्थान में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है।
अब पशुपालन एक ऐसी चीज है, आपने चूंकि आपको विदित होगा कि हर 3 साल 2 साल 3 साल बाद या 5 साल बाद ड्राउट पड़ता है, जो कि 1 1 साल 2 2 साल 3 3 साल तक अकाल में रहते हैं। पर पशुपालन की वजह से आदमी अकाल को बड़े आराम से झेल लेता है उसमें, क्योंकि उसको घर में गाय है तो उसको दूध मिल जाता है, दूध के साथ साथ उसको घी मिल जाता है, दही मिल जाता है, छाछ मिल जाती है, तो उसका रोज का काम, रोजमर्रा का काम है वो चल जाता है। और थोड़ा बहुत जो दूध है वो बेच के उसको पैसे भी कमा सकते हैं उसमें, तो इसलिए किसान को उसमें दिक्कत नहीं आती। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर आपके पास जमीन है और ट्यूबवेल वगैरह खोद सकते हैं या पानी आपके पास मिल रहा है, तो उसमें आप गायों के लिए गाय का एक आप फार्म खोल सकते हैं, उसमें चारा उत्पादन कर सकते हैं, और जो दूध उससे उत्पन्न हो रहा है वो आप ऑर्गेनिक दूध भी ले सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें खाद वगैरह ना डालें, बारानी खेती करें या फिर ट्यूबवेल की खेती करें, और जो गाय से गोबर मिल रहा है उसकी खाद बनाएं और खाद खेत में डालें इसको। तो इसका जो आपको रेट, जो मूल्य है इसका, वो क्योंकि 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये तक इसको आप इस तरह के दूध को मूल्य ले सकते हैं। इसमें आपको ऑर्गेनिक मिल्क जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें खाद सिर्फ ऑर्गेनिक ही, गाय की गोबर की खाद ही डालें, या इसको दूसरे तरीके से जो खाद बनाई जाती है, मैन्योर जो और दूसरे तरीके से बनाया जाता है, उसको बना के खेत में आप उस पर डालें और सिर्फ उसको ही डाल के दूध का उत्पादन करें। जो चारा उत्पादन होगा ऑर्गेनिक चारा कहलाएगा, और वो चारा अगर बच्चों को देंगे और कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे गायों में, तो सबसे पहले आप फार्म खोल के ये सब चीज़ें बाद में कर सकते हैं। पहले फार्म खोलें, आप दूध का प्रोडक्शन लेवें और अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। एक प्रश्न ये आया है सर कि LSA में एज लिमिट क्या है और क्या उसको संविदा पे रखा जा सकता है? ये तो वैकेंसी रहने पे संबंधित है। अगर जगह है सरकार में तो LSA संविदा पर रख सकते हैं, पर जगह अगर नहीं है तो रख पाना मुश्किल होता है। एक प्रश्न ये आया है कि राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी हैं, वो क्या मान्यता प्राप्त हैं? क्योंकि वो वेटनरी में कई लोग जाते हैं, उनमें असमंजस बना रहता है कि सही है कि नहीं है, क्या है इसका? चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। विश्वविद्यालय के तो 3 कॉलेज है, नरेंद्र सिंह जी ने बताया ही था। बीकानेर में है, नवानिया वल्लभनगर में है और जयपुर में है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज वर्तमान में जो चल रहे हैं, एक तो अपोलो कॉलेज जयपुर में है, प्राइवेट कॉलेज है। एक चौमू में एक प्राइवेट कॉलेज चल रहा है, और एक सीकर में अरावली वेटनरी चल रहा है, और तीनों ही कॉलेजों को VCI की मान्यता भी प्राप्त हो गई। तो अब इनकी डिग्री का कोई ऐसा वो इश्यू नहीं है। और चौथा कॉलेज जो इस वर्ष हम लोग इंस्पेक्शन करके शुरू करने वाले हैं, वो डूंगरपुर में शुरू होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली चौथा कॉलेज डूंगरपुर में भी शुरू हो जाए, प्राइवेट कॉलेज है। ओके। और एक सरकारी कॉलेज जोधपुर भी हमारा सरकार ने से प्रस्तावित है, तो वो शायद अगले वर्ष तक अगर शुरू हो पाता है तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो धन्यवाद आप सब लोगों को। कुछ प्रश्न आए जिन पे अपन ने चर्चा की। वीर सिंह साहब ठेठ बिहार से बैठे हुए, राजस्थान से लगाव देखो आप, कि फ़ोन करके आपने नरेंद्र सिंह जी को कहा कि मेरे को पहले आपसे बात की होगी, फिर ये हुआ कि समय कम होता है इसलिए ठेठ उनको अपन क्यों परेशान करें, तो आपने कहा परेशानी क्या बात है, मेरे को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, साथ में ले रहे हो मैं ठेठ। तो वीर सिंह साहब और कोई फरमाना चाहते हो तो फरमाएं। मेरा ये कहना है कि सब हमारे बॉयज तो आ रहे हैं लेकिन गर्ल्स नहीं आ रही है। गर्ल्स को भी मोटिवेट करें। इसमें गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि हालांकि ट्रीटमेंट साइड में भी वो जाती हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट और टीचिंग में भी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि वो भी इसका एंट्रेंस में एडमिशन लेते नहीं है, तो वो एडमिशन लें। और जैसा बताया AP सिंह साहब ने कि ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, ये अभी बहुत ही बड़ा फील्ड आ रहा है। इसमें हमको सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो होती है उसमें एनिमल भी रखें और खेती भी करें, तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये कोविड जो आया है इसने तो पूरा संसार बदल दिया, वर्ल्ड चेंज, टोटली वर्ल्ड चेंज। तो इसमें आप देखिए, आप जो वर्कर्स है या लेबर्स है या जो माइग्रेंट्स हैं, दे आर मूविंग, वो अपने गांव की तरफ आ रहे हैं। तो पहले जो लोग शहरों की तरफ जा रहे थे वो अब गांव की तरफ आ रहे हैं। तो गांव की तरफ आ रहे हैं, तो अभी एनिमल हस्बेंड्री जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड बनने जा रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर में तो कभी बरसात हो जाती है, कभी कीट आ जाते हैं,
बीमारियां आ जाती है, उसकी वजह से नुकसान होता है। लेकिन ये पशुपालन धंधा ऐसा है जो पनपता ही जा रहा है। और आप देखिए सब चीजें बंद हो गई, लेकिन मिल्क नहीं बंद हुआ, दूध नहीं बंद हुआ, सब कुछ बंद हो गए। ये एक ऐसा चालू रहा। इसी तरह आने वाले टाइम में दूसरे प्रोडक्ट के लिए जो मैं बता रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप है, अंडा है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ बिहार में पोल्ट्री की ब्रीड है कड़कनाथ, और एक दूसरा क्या नाम उसका, वनराजा। एक अंडा 30 रुपए का बिकता है, उसके लिए लोग मारामारी करते हैं अंडे के लिए, एक अंडा 30 रुपए का। तो आने वाले टाइम में इस तरह के अपने छोटे छोटे बिजनेस या छोटे छोटे व्यवसाय इसमें एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड शुरू करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया रहेगा, और लोगों को अच्छा जॉब मिलेगा, धंधा मिलेगा और इनकम होगी। और वेटरनरी का रोल तो इसमें बहुत बड़ा है। वेटरनरी तो हर फील्ड में हर तरह से उनको मतलब खुद तो प्रैक्टिस कर सकता है, खुद की फार्म भी चला सकता है और दूसरे व्यवसाय में भी जा सकता है। और अगर बीवीएससी एंड करके एमबीए करता है, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, उनके लिए तो बहुत फील्ड है, उनके तो बहुत है। अभी जो गवर्नमेंट का जो मुख्य ध्येय है कि 5000 एनिमल के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, वेटरनरी होना चाहिए, जो कि 10 से ज्यादा पे भी नहीं है आज की तारीख में। तो इसलिए हमको उसको देखना है कि वेटरनरी में न्यूज बहुत अच्छे हैं और हमको नौकरी की जरूरत नहीं। हम तो नौकरी अगर हमारे पास थोड़ी बहुत भी खेती है तो साथ में पशुपालन के दुनिया भर के हम व्यवसाय कर सकते हैं। एपी सिंह साहब, एक प्रश्न आप और आया है। एपी सिंह साहब, एग्रीकल्चर रसायन व एग्रीकल्चर बायो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी पशु चिकित्सक के लिए निजी या सरकारी कॉलेज कर सकते हैं क्या? दोबारा कहें सर, मैं समझ नहीं पाया। एग्रीकल्चर रसायन व एग्रीकल्चर बायो, इसका कोई एग्रीकल्चर वाले कोई भी नहीं कर सकते। हाँ। नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। हुक्म। उसके पास तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यही सब्जेक्ट है और इंग्लिश अगर उसके पास है तो अप्लाई कर सकता है। एग्रीकल्चर वाला नहीं आ सकता। और जो जुड़े हुए हैं उनमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो? राम सिंह जी। सर मेरी बैटरी जाने वाली है। हाँ, बैटरी जाने वाली है। हाँ, और कोई? ठीक हो गया। मैं तो यही था कि जो दर्शक स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं फेसबुक पर लाइव, उनके कोई प्रश्न हो तो वो उसमें डाल दें, जवाब हम लेकर बाद में इस पर डाल देंगे। हाँ। मान लो जिनके भी कोई इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे वेटनरी एजुकेशन से संबंधित, तो वो उसमें कमेंट्स में डाल दें जो फेसबुक लाइव पर है, तो अपन जवाब इनको लेकर वापस उसमें डाल देंगे। हाँ, वापस नरेंद्र सिंह साहब से बात करके आपसे हम पूछ के और वापस उसको उसमें कर देंगे। आप सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र सिंह जी ने पूरा ऑर्गेनाइज किया, सबसे बातचीत करी। आरके सिंह साहब, एपी सिंह साहब ठेठ बिहार से, हमारे यहाँ राजस्थान के वीर सिंह साहब, सभी लोग जुड़े और हम लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो आप सब लोगों को फिर हम तकलीफ देंगे। जय संघ शक्ति। सभी लोगों को खूब धन्यवाद।